पर्सनली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करता है। क्वेश्चन 8 में हमें दिया गया एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद का मान 106 है। अंतिम पद का मान 106 है, तब हमें 29वां पद याद करना है। हम जानते हैं एपी में अगर हमें 2 पद दिए हो तब हम तीसरा पद कोई सा भी अगर हमें पद पूछ ले तब हम याद कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम तीसरा पद 12, तीसरे पद को हम ऐसे लिखते हैं a प्लस an इजिकल टू a प्लस 3 माइनस 1 d। यहाँ पर हम an की जगह 3 लिख लेते हैं तो बात आता है a3 इजिकल टू a प्लस 3 में से 1 गया पीछे बचता है 2 2d। ये आ गया हमारा तीसरा पद। इसको हम समीकरण 1 दे देते थे। हमें दिया गया कि टोटल 50 पद है और अंतिम पद है वो इसका मान 106 है, तब हम लिख लेते हैं अंतिम पद का मान दिया गया है 106। इसमें हम एपी वाला सूत्र लगाते हैं। an का मान हम यहाँ से पता है कि 50वां, अंतिम पद को कितना है 50, तब a प्लस यहाँ पर n का मान आ जाता है 50 माइनस 1 d। a 50 इजिकल टू a प्लस 50 में से गया पीछे बचता है 49 d। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब हम जानते हैं इसमें इस समीकरण में a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर d है, यहाँ पर d है। इन दोनों से हम ad का मान निकाल सकते हैं। a 50 का मान हमें दिया गया है कितना है 106। a 50 का मान हमें कितना दिया गया 106, इसकी जगह हम रख लेते हैं 106। और a3 का मान हमें दिया गया है कितना है 12, यहाँ पर लगा लेते हैं 12। इससे हम अगर इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं तब इन दोनों समीकरणों से एक का मान आ जाता है। जिस अगर d का या a का किसी एक का मान आता है तब हम उस मान को इधर इस समीकरण में रखें चाहे इस समीकरण में रखें, तब हमारा दूसरा मान प्राप्त हो जाता है। इसको हम आगे करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा दिया गया है 106 माइनस 106 बराबर a प्लस 49d 12 इजिकल टू a प्लस 2d। अब हमें इस समीकरण को घटाना है, तब जहाँ जो भी चिन्ह है उसको माइनस से गुणा कर देते हैं। माइनस से गुणा करने पर हमारा चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। अगर माइनस में हो तो वो प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। माइनस a और a आपस में कैंसिल हो जाता है। 49 में से अगर 2 कम होते हैं तब बचते हैं 47d। 106 में से बाहर गया, 6 में से 2 गया पीछे बचे 4, 10 में से 1 गया 9। इधर देख लेते हैं, अगर प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस, अगर माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस। हमारे यहाँ प्लस की संख्या ज़्यादा है तब आ जाता है। अब हम आगे करते हैं d का मान हमें निकालना है, तब हो जाता है d इजिकल टू 94/47। 47 का पाटा 2 बार बोलते हैं तब आता है 94, तब आ जाता है d इजिकल टू 2। d का मान आ जाता है 2। अब हमें a का मान चाहिए। a का मान हमें याद करना है। d का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। यहाँ d का मान रखेंगे तब a एक कॉन्स्टेंट बचेगा, उस कॉन्स्टेंट का मान निकाल सकते हैं। तब हो जाता है समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण 1 में दिया गया है 12 इजिकल टू a प्लस 2, d का मान दिया गया है 2, 12, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, a प्लस 4। इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण तो बताता है a इजिकल टू 12 माइनस 4, a इजिकल टू 8। a का मान आ जाता है 8, d का मान आ जाता है
और हमें n का मान दिया गया है। हमें कौन सा पद याद करना है? 29वां याद करना है, तब हमारा n का मान दिया गया है। अब an का मान याद करना है, मतलब 29वें नंबर पर जो संख्या आएगी उसकी वो संख्या कौन सी होगी ये बताना है। तो बात आता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। हमें प्राप्त क्या है? हमें प्राप्त मान, हमें जो जो मान प्राप्त है वो हम लिख लेते हैं। a का मान हमें कितना है? 8, d का मान है 2, n का मान है 29 और an का मान हमें याद करना है। तो वो होता है a 29 या n की जगह हमें कितना रखना है? 29। तब आ जाता है a 29 इजिकल टू a का मान है 8, d का मान है a के बाद में आता है n का मान है 29 माइनस 1, d का मान है 2। तो बात आता है a 29 इजिकल टू 8 प्लस 29 में से a गया 28 गुणा 2, 28 2 है 56, 8 गुणा 28 2 है 8 प्लस 56, a 29 इजिकल टू 8 और 6 64, 56 और 8 64। इसकी अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें दो पदों का मान दे दे और तीसरे पद का मान पूछे, तब हमें सबसे पहले दो पदों से जो हमारा समीकरण बनता है उन दोनों समीकरणों को बनाते हैं। समीकरणों को बनाकर समीकरणों से हल करके हम उन दो, जैसे a और d का मान निकाल लेते हैं। a d का मान निकाल के हम जो पद पूछा जाता है उस पद का n में उस पद रख देते हैं और a d का मान जो हमें प्राप्त होता है वो रख के हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्राप्त संपूर्ण हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे वे 9वें पद क्रम से 4 वे -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एपी है जिसका तीसरे पद का मान है 4 और 9वें पद का मान है हमारा -8। तब हमें बताना है उस एपी में जो शून्य आएगा वो कितने नंबर पर आएगा। शून्य आएगा वो कौन से पर आएगा, वो कितने नंबर पर आएगा, ये बात बतानी है। तो हम सबसे पहले a और d का मान याद कर लेते हैं, बाद में हम देखते हैं शून्य किस नंबर पर आता है। तब हम सॉल्यूशन में हो जाता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 d। तीसरा पद है, तब हमें a3 इजिकल टू a प्लस n का मान 3 माइनस 1 d।
A3 है, A3 का मान हमें दिया गया है कितना है 4, तब आ जाता है 4 इजिकल टू A 3 में से गया 2 2D, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार हम अगला करते हैं नौवां पद, नौवें पद में हो जाता है A9 इजिकल टू A प्लस n की जगह रख देते हैं 9 -1 गुणा D। A9 का मान हमें दिया गया है -8, तब आ जाता है A9 की जगह -8 इजिकल टू A प्लस 9 में से गया 8D, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। किसी दो पदों का मान हमें दिया गया हो तो हम तीसरे पद का मान या तीसरे पदों की संख्या दिया गया हो उसमें संख्या का मान कोई सा भी हम हल कर सकते हैं। इसके लिए करते हैं सबसे पहले समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तब आता है समीकरण 2 हमारा दिया गया -8 इजिकल टू A प्लस 8D। समीकरण 1 में दिया गया है 4 इजिकल टू A प्लस 2D। अगर हमें घटाना हो तब हम इसको माइनस से गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है जो प्लस की संख्या वो माइनस में हो जाती है और जो माइनस की है वो प्लस में हो जाती है। अब इसमें देखते हैं -8 और -4, तब हो जाता है माइनस। अगर समान चिन्हों की संख्या हो तो वो आपस में ऐड हो जाती है, विपरीत चिन्हों की हो तब उसका अंतर आ जाता है। A प्लस का है और नीचे वाला A माइनस का है, तब ये आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 8D है और यहाँ पर -2D है, तब अगर अलग अलग संख्या हो तो उनका अंतर आ जाता है 6D। D इजिकल टू -12/6। 6 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं तब आता है 2। 6 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं तब आता है 12, तब आ जाता है -2। D का मान आ जाता है -2। अब हमें A का मान चाहिए, तब हम करते हैं समीकरण 2 में D का मान रखने पर, समीकरण 2 में D का मान रखते हैं तो आ जाता है -8 इजिकल टू A प्लस 8 गुणा -2। -8 A 8 को अगर 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 16। अगर प्लस और माइनस का गुणा आपस में होता है तब आ जाता है माइनस। अब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है A इजिकल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है A इजिकल टू, अगर इधर माइनस का हो इधर पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाता है -8। A इजिकल टू 8। A का मान आ जाता है, D का मान आ जाता है। अब हमें AN का मान, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें n का मान दिया था, इसमें AN का मान दिया गया है कि AN है वो 0 है। अब हमें n का मान बताना है तो हम वो उस सूत्र में उपयुक्त मान रखते हैं हमें प्राप्त मान। कौन कौन से मान प्राप्त हैं? A का मान हमें कितना है 8, D का मान है -2 और n का मान हमें याद करना है और AN का मान हमें दिया गया है कितना है 0। AN का मान कितना है 0। तो आ जाता है। अब हम इन सभी मानों को अगर इस सूत्र में रखते हैं, 3 मान दिए गए हैं, चौथा मान हम इस सूत्र में रखकर मान हल कर सकते हैं। तब हो जाता है AN का मान हमें किया गया है 0 इजिकल टू A का मान 8 प्लस n-1, D का मान दिया गया है -2। तब हो जाता है 0 इजिकल टू 8 -2n। माइनस का अगर प्लस से गुणा होता है तब आ जाता है माइनस, माइनस का अगर माइनस से गुणा करते हैं तब आ जाता है +2। तो आ जाता है 8 और 2 10, 0 इजिकल टू 10 -2n। इस 2n का इधर पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है प्लस में, माइनस के अगर
कोई भी संख्या अगर माइनस में हो उसका पक्षांतरण करने पर वो उनके चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है, तब आ जाता है 2n = 10, n = 10/2, तो आ जाता है n = 5। जो हमारा 5वां पद आएगा उसका मान 0 होगा। अब हम इस श्रेणी को एक बार बनाकर भी देख लेते हैं। श्रेणी को बनाते हैं। सबसे पहला पद प्राप्त है कि 8 है a का मान, तब पहला पद 8 है। d अगर 2 रखना है तब हम इसको कर सकते हैं a - d, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। हमें 5 पदों तक करना है। a का मान है 8, 8 - 2, 8 - 2 दूनी 2 कोष्टक 2, 8 + 3 -2, 8 + 4 -2, तो आ जाता है 8, 8 में से 2 गया 6, 8 - 4, 8 - 6, 8 - 8, 8, 6, 8 में से 4 गया पीछे बचे 4, 6, 8 में से 6 गया पीछे बचे 2, 8 में से 8 गया 0। इसको हम आगे भी कर सकते हैं -10, तो आ जाता है -2। इस प्रकार अगर समांतर श्रेणी बनाते हैं तब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 5वां पद है वो हमें 0 प्राप्त होता है। इसको हम समांतर श्रेणी बनाकर भी कर सकते हैं। अगर इतना नहीं है तो हम n का मान बताकर, इतना ही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया कि n का मान कौन सा है, n का मान हमें 5 प्राप्त हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सारांतर याद करो। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक एपी है, उसका 17वां पद है। अगर 10वें पद में 7 जोड़ते हैं तब हमारा 17वें पद का मान प्राप्त हो जाता है। तब हमें उसका सारांतर याद करना है, यानी उसका डी याद करना है। अब हम करते हैं सॉल्यूशन में करते हैं प्रश्नानुसार है 17वां पद, यानी ए 17वां पद है वो आता है A17 = A10 + 7। 17वें पद पर जो संख्या आएगी वो 10वें पद में 7 ऐड करने पर जो 17वें नंबर पर आएगा उस, अगर 10वें में हम 7 जोड़ते हैं, 17वें नंबर वाली संख्या और 10 में 7 जोड़ने वाली संख्या दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा। तब यह प्रश्नानुसार ये इक्वेशन बन जाती है हमारी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन स्टार।
अब हम करते हैं A17 का मान। A17 का हम जानते हैं, n की जगह 17 लिख देते हैं, तब आ जाता है A प्लस n की जगह 17 माइनस 1 गुणा D, तब आ जाता है A17 इजिकल टू A प्लस 17 में से ये गया 16D, ये आ जाता है A17 का मान। इसको दे देता है समीकरण 1। अब हमें A10 का चाहिए, तब आ जाता है A10 इजिकल टू A प्लस n की जगह 10 माइनस 1 गुणा D। A10 इजिकल टू 10 में से A प्लस 10 में से A गया 9D, इसको दे देता है समीकरण 2। इसको दे देता है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण स्टार में रखने पर, समीकरण 1 और 2 का मान हम रख देते हैं, तब आ जाता है A17 का मान है A प्लस 16D इजिकल टू A प्लस 9D, प्लस 7, तब आ जाता है A से बराबर में अगर समान चिन्ह हो तो वो संख्या आपस में कट जाती है। अब इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं, पर पक्षांतरण, तब आ जाता है 16D माइनस 9D इजिकल टू 7, याद होता है। तब आगे हमारा क्वेश्चन हो जाता है D इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है 16 माइनस 9D हमने कॉमन ले लिया इजिकल टू 7, 16 में से 9 जाते हैं, पीछे बचते हैं 7, D इजिकल टू 7, D इजिकल टू इसको बट्टे में ला देते हैं, तब आ जाता है 7/7, D का मान आ जाता है 1। अब हम देखते हैं इसमें सार्वंतर पूछा था, सार्वंतर तो हमारा आ जाता है D है वो आ जाता है 1। अब हमें यह देखना है कि 10 में अगर 7 जोड़ते हैं तब 17वां पद और जो 17वें पद का मान है वो समान होता है या नहीं है, ये रूल हमारा फॉलो होता है या नहीं है, इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तब आ जाता है 17वें पद में है, इस D की जगह हम मान रख देते हैं A17 इजिकल टू A प्लस 16, D का मान रख देते हैं, तब आ जाता है A10 इजिकल टू A प्लस 9 प्लस 7, D का मान रख देते हैं 1 को अगर 9 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 9, तब आ जाता है A10 इजिकल टू A प्लस 16। इसका मतलब A10 है उसका भी मान हमें अगर 7 जोड़ के करते हैं तब आता है ये, और इसका भी मान आता है ये। इसका मतलब हमारे ये नियम है वो यहाँ पर फॉलो हो जाता है, जो हमें सर्वसमी का जो हमारे प्रश्न अनुसार में दिया था वो ये बात हमारी यहाँ पर फॉलो हो जाती है। अगर इसमें 7 जोड़ते हैं तब इसका मान भी 16 होता है, इसका भी मान 16 होता है। इसमें A17 और A10 दोनों का मान बराबर प्राप्त होता है। A17 का आ जाता है A प्लस 16, इसका भी आ जाता है A प्लस 16। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारे 11वें क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन 11 है, उसमें दिया गया है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद
का कौन सा पद 54 वह पद से 132 अधिक है। अधिक है। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है, ये एक एपी है, इस एपी में 54वां पद है, उसमें अगर 132 ऐड करते हैं तब हमारा जो पद आएगा वो पद कौन सा है, ये बात हमें इसमें बतानी है। तब हम करते हैं इसका हल। तब आ जाता है सबसे पहले कि सबसे पहले हमें इस एपी में ए लिख लेते हैं। ए है, ए का मान दिया गया हमें 3, डी लिखा लेते हैं, डी का मान आ जाता है 8 माइनस A1, तो आ जाता है डी इजिकल टू 15 माइनस 3, डी इजिकल टू 12, यह आ जाता है डी का मान। अब हमें 54वां पद इसमें दिया गया है, इसका मतलब A54 प्लस 132 इजिकल टू AN, ये बात हमें याद करनी है। तो A54 का मान हम यहाँ पर लगा लेते हैं। A54 का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, A54 इजिकल टू उस सूत्र में जो हमारा सूत्र होता है AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 D सूत्र। इस सूत्र में हम A54 का मान निकाल लेते हैं। A54 इजिकल टू A प्लस N का मान 54 माइनस 1 D, तब आ जाता है A54 इजिकल टू A प्लस 54 में से A गया 53 D, यह आ जाता है हमारा A54 का मान। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 1 में A54 का मान रखने पर तब हो जाता है A54 का मान रखते हैं, तब A54 का मान आ जाता है A प्लस 53D इजिकल प्लस 132 इजिकल टू AN, हमें याद करना है AN का हम ये मान रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको भी समीकरण, इसको समीकरण स्टार दे लेते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण स्टार में A54 वे AN का मान रखने पर तब आ जाता है AN का मान आ जाता है A प्लस N माइनस 1 D। अब हमें इस क्वेश्चन में D का मान हमें यहाँ से प्राप्त है और A का मान है वो हमें यहाँ से प्राप्त है। तो हम इस क्वेश्चन में ये है, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में A व D का मान रखने पर समीकरण 3 में A व D का मान रख देते हैं। A का मान हमें दिया गया है 3 प्लस 53, D का मान दिया गया 12 प्लस 132 इजिकल टू A का मान 3 प्लस N माइनस 1, D का मान 12। अब हम देखते हैं इसमें 3 है
इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बराबर में अगर कोई संख्या समान हो तथा उसके चिन्ह भी समान हो तो वो संख्या आपस में कैंसिल हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 53 गुणा 12 है, 132 है, 12 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 53 गुणा 12 प्लस 132 इजिकल टू n-1 12। आप चाहे इसको गुणा कर लो, चाहे इस 12 है, इस 12 का इसमें भाग दे दो, तब ये 12 से 12 कैंसिल हो जाता है। 132 में 12 का भाग दे के देख लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसका भाग दे लो। हम इसको गुणा विधि से करते हैं, तब आ जाता है 12 36 और 12 60 336 प्लस 132 इजिकल टू n-1 12। इसका हो जाता है 8 3 और 3 6 और 7 768 इजिकल टू n-1 12। अब इस 12 का अगर हम इसमें भाग दे देते हैं तब आ जाता है n-1 इजिकल टू, इस 12 का हम इसमें भाग देते हैं तब आ जाता है 768/12। 12 छक्के 72, पीछे बचते हैं 4, 12 चौक 48। आप ऐसे भाग भी देकर 12 12 छक्के 72, पीछे बचते 4 8 12 चौक 48, तब आ जाता है 64। तब आ जाता है n-1 इजिकल टू 64। अगर मैं n का मान चाहिए तब इसका पक्षांतरण कर देते हैं n इजिकल टू 64 प्लस 1 n इजिकल टू 65। इस प्रकार हमें n का मान आ जाता है वो 65 आ जाता है। आप इसको एक और विधि है, वो है सीधा 12 का भाग देकर भी कर सकते हैं। वो मैं आपको इस साइड में बता देता हूँ एक बार। जैसे हमारे यहाँ पर समीकरण बना था, यहाँ पर हमारा ये समीकरण बना था, अब हम इस समीकरण में एक बार करके देख लेते हैं। 53 गुणा 12 प्लस 132 इजिकल टू n-1 12। इस 12 का अगर हम इसमें सीधा भाग देते हैं तब आ जाता है 53 गुणा 12/12 प्लस 132/12 इजिकल टू n-1। 12 से 12 कैंसिल, 132 में 12 का भाग देते हैं तब आ जाता है 11, 12 12 एकम 12, पीछे बचता है 1 2 12 12 आता है एक बार में, तब आ जाता है 53 प्लस 11 इजिकल टू n-1। इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है 64। 53 और 11 64 प्लस 1 इजिकल टू n इजिकल टू 65। इसमें हमारे को गुणा करके बड़ी संख्या में भाग देना पड़ेगा। इसमें हम सीधा 12 का भाग देते हैं तब हमारे 132 छोटी संख्या में भाग देते हैं। तब इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं। हमारे दोनों तरह से आंसर एक ही आना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में हमें दिया गया है दो समांतर सीढ़ियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके
100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, उन दोनों समांतर श्रेणियों में सार्वंतर है वो समान है। वो तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान होता है तभी वो समांतर श्रेणी होती है। इसमें 100वां पद है, उसका अंतर मतलब दोनों समांतर श्रेणियों का, पहली समांतर श्रेणी का और दूसरी समांतर श्रेणी का जो 100 नंबर पर आएगा, 100वां पद, 100वां पद और 100वां पद, 100वां पद, इन दोनों का अंतर है वो कितना है 100। ये बात हमें दी गई है। हमें यह बताना है कि अगर उनका 1000वां पद है, यानी इस श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां, इसका भी 1000वां, इन दोनों में अंतर है वो कितना आएगा। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं A1। सबसे पहले हम एक समांतर श्रेणी को कितना मानते हैं, A1 इजिकल टू, इसका हम करते हैं 100वें पद का, तब आ जाता है A100। यहाँ पर कर लेते हैं A100। पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 D, तब आ जाता है A100 इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 आ जाता है। N की जगह हम लगा लेते हैं 100 माइनस 1 D, तो आ जाता है A100। अब हमें दोनों में A है वो समान नहीं रखना है। अगर A समान रखेंगे और उनका सारांतर भी समान रखेंगे तो वो समांतर श्रेणी पूरी समान बन जाएगी। जबकि हमें ये दिया गया है कि उन दोनों का सारांतर समान होना चाहिए, न कि उसका A है वो समान होना चाहिए। तो हम इसको हम A1 दिखा देते हैं और अगले वाले को हम A2 दर्शा देंगे। तो आ जाता है A1 प्लस 99D। तब आ जाता है दूसरे को हम करते हैं A100 इजिकल टू A2 प्लस उसमें भी 99D। अब हम इसको आपस में अगर इन दोनों समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं याद, तब आ जाता है इन दोनों का अंतर हमें कितना दिया गया है 100। समीकरण 1 व 2 का अंतर 100 है। ये बात हमें दी गई है, दिया है कि समीकरण 1 और 2 है उनका अंतर कितना है 100। तब हो जाता है A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इजिकल टू 100। इसका मान कितना है 100। तब आ जाता है A1 माइनस A1 प्लस 99D इजिकल माइनस A2 प्लस और माइनस का अगर आपस में गुणा करते हैं तब आ जाता है माइनस 99D। ये प्लस वाली संख्या ये माइनस वाली संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है, बराबर 100। तो आ जाता है A1 माइनस A2 इजिकल टू 100। ये मान आ जाता है। अब हमें याद क्या करना है 1000वें पद का, तब हम इसको करते हैं अब हमें A1000 याद करना है। A1000 सबसे पहले पहला समीकरण है A प्लस 1000 माइनस 1D। A1000 इजिकल टू A1 प्लस 999D। अब हम दूसरा समीकरण करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 3। A1000 इजिकल टू, अब हमें A का मान दूसरा रखना है, तब आ जाता है A2 प्लस 999D। तब इसको दे देते हैं समीकरण 4।
अब हमें ये बताना है, इस क्वेश्चन में ये बात पूछी है कि समीकरण 3 और 4 है, इसका अंतर है वो कितना प्राप्त होगा। तब हम इसको सरल करते हैं कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं तब इन दोनों का अंतर हमें प्राप्त हो जाता है। तब हो जाता है a1 माइनस, आप इसको a1000, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। इन दोनों का अंतर हमें दिया गया है तो हो जाता है a1000 माइनस a1000 इजिकल टू a1 प्लस 999 माइनस a2 प्लस 999d। इसका हम कर लेते हैं शून्य, तो हो जाता है a1 है, उसको कर देते हैं a1, इसको आप a1 प्लस 999d माइनस a2 प्लस 999d, a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस प्लस माइनस का गुणा करते तब आ जाता है माइनस 999d। 999 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का, ये कैंसिल हो जाता है, पीछे बचता है a1 माइनस a2। a1 और a2 का मान हमें यहाँ से प्राप्त है, समीकरण a1 और a2 का मान है वो हमारे यहाँ से प्राप्त है। a1 और a2 का मान हमें कितना दिया गया है 100। तब हमारे जो हजारों पद है, यानी कोई समांतर श्रेणी a1 प्लस d, a1 प्लस 3d डैश डैश डैश, a1 प्लस 99d प्लस डैश डैश डैश, a1 प्लस 999d और a2 प्लस d डैश डैश डैश, a2 प्लस 90d डैश डैश डैश, a2 प्लस 999d। यानी इस पद का और इस पद का, इस पद का और इन दोनों का अंतर जितना होगा वही अंतर इन दोनों के बीच में हमारा होगा। यानी इन दोनों का अंतर अगर 100 है तो इन दोनों का अंतर भी हमारा कितना होगा 100। ये बात हमारे को बतानी थी, ये बात हमने बता दी कि हजारवां पद है उसका अंतर कितना होगा। यानी उन दोनों श्रेणियों में अगर दोनों का हजारवां पद है उन दोनों में अंतर आएगा। जैसे इस पद का हजारवां पद है वो हम मान लेते हैं एक बार, उसका मान आ जाता है 918। तो इसका हजारवां पद आएगा उसका मान होगा 818। यही बात हमें पूछी गई थी और यही बात हमने बता दी कि इनके हजारों पद में अंतर कितना होगा 100। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तेरहवां क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि जो 3 अंक होते हैं, जैसे 100 में 3 अंक होते हैं और 999 में कितने होते हैं 3 अंक। 100 और 900 के बीच में कितनी संख्या है जिसमें 7 से विभाज्य का मतलब है 7 का पूर्ण रूप से भाग
जाए। ये बताना है कि 3 अंकों की जो संख्या है उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाते हैं, उस टोटल संख्याओं का टोटल संख्या है वो कितनी होगी ये बतानी है। तो हम करते हैं 100 है, 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 100 में 7 का भाग नहीं जाता है, एक साथ 7 पीछे बचते हैं 3, यहाँ पर 7 का भाग देना है, एक साथ 7 30 में नहीं जाता है। फिर हम यहाँ पर 101 करते हैं, 101 में एक साथ 7 पीछे बचते हैं 3 1 31 में भी नहीं जाता है। फिर करते हैं 102, 102 में आ जाता है 3 2, ये भी नहीं जाता है। फिर करते हैं 3 33, 33 में भी नहीं जाता है। फिर करते हैं 4 34 में भी नहीं जाता है। फिर करते हैं 5 35 में हमारा भाग जाता है 15, तो आ जाता है 15, यानी 105 है वो इसकी सर्वप्रथम संख्या होगी। यानी 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है 105, जिसमें 7 का भाग पूर्ण रूप से जाता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या। तो आ जाता है सबसे पहले 7 से विभाज्य संख्या जो 3 अंकों की हो। जो संख्या कितने अंकों की हो? 3 अंकों की। तब आ जाता है सबसे पहले 105 आता है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम 105 से हमें अंतर तो 7 का ही रखना है क्योंकि 7 से विभाज्य करनी है। तब हम इसका डी आ जाता है, वो आ जाता है 7। अब हम 105 में 7 जोड़ते हैं तब आ जाता है 112, 112 में 7 119 डैश 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 डैश। अब हमें अंतिम संख्या देखनी है जो 7 से विभाज्य हो। 1000 तो अब 4 अंक की हो जाती है। 999 में हम 7 का भाग देते हैं, एक साथ 7 पीछे बचते हैं 2 9 7 चौक 28 1 9। 19 में 7 का भाग जाता नहीं क्योंकि 19 खुद एक अभाज्य संख्या है। तब हम यहाँ पर कर लेते हैं 98 18 में भी नहीं जाता, एक साथ 7 20 7 14 3 7 21 21 ज़्यादा हो जाता है। तब आ जाता है 7 17 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें भी नहीं जाता है। तब हम कर लेते हैं 6 6 16 16 में भी नहीं जाता है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 5 15 में भी नहीं जाता है 7 का भाग। अब कर लेते हैं 4 4 14 में जाता है 7 का भाग। 7 का भाग कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर 4 2। हमें पता है अंतिम संख्या है वो 994, यानी 994 के बाद जितनी भी संख्या है उस किसी भी संख्या में 7 का भाग नहीं जाता है। अब हमें अंतिम संख्या 994 यानी 994 और 105 इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है जिसमें 7 का संपूर्ण भाग जाता है, ये बात हमें याद करनी है। यहाँ पर लिख लेते हैं 994 में से 7 कम कर देते हैं तब आ जाता है 4 और 3 987। अब हमें यह बताना है इसमें कितनी संख्या है जिनमें 7 का संपूर्ण भाग जाता है। तब हम इसका सॉल्यूशन में लिख करते हैं, इससे हमें आगे करते हैं a = 105, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। d का मान है वो हमें 7 से विभाजित दी गई है, तब भी 7 कर सकते हैं और इस समीकरण से भी कर सकते हैं 105 8 माइनस A1 A2 का मान दिया गया 112 माइनस 105 d = 7। याद आता है n का मान याद करना है यानी कितनी संख्या है, और an का मान हमें दिया गया। an का मान हम इस 7 का भाग देकर पता कर लेते हैं कौन सी हमारी an है, वो है 994। ये बात दी गई है। अब हमें उस सूत्र में ये सभी मान को रखना है, तब हमारा n का मान प्राप्त हो जाएगा। an = a + n - 1 d। तब आ जाता है, अब हमें यह है सूत्र, यह सूत्र है। इस सूत्र में हमें उपयुक्त मान रखने हैं, तब आ जाता है an हमें याद करना है। तब आ जाता है an, a का मान हमें कितना दिया गया है? an का मान हमें दिया गया है कितना है? 994।
994। ए का मान दिया गया है कितना है, ए का मान है 105, एन हमें याद करना है तो आ जाता है प्लस एन माइनस 1, और डी का मान है वो कितना है 7, तो हो जाता है 994 इजिकल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। 105 में से 7 जाता है तब पीछे बचता है 5 और 2 7, 98 पीछे कितना बचता है 98 प्लस 7n। इसका हम पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करते हैं तब हमारा प्राप्त हो जाता है, तब हमें प्राप्त होता है 994 माइनस 98 इजिकल टू n माइनस 1। यह हो जाता है n माइनस 1 नहीं, यहाँ पर आ जाता है 7n, तब हो जाता है 98, तब 94 से 94 गया पीछे बचता है 4, और 900 में से अगर 4 घटाते हैं तब पीछे बचता है 896। 896 आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 994 माइनस 8, 4 है 14 में से 8 गया पीछे बचते हैं 6, 9 है 9 इधर जाता नहीं है तब 18, 18 में से तब जाता है 6 और 9 है यहाँ पर हो जाता है 8, 8 में से 0 गया 8, 896 7n। अब हमें n याद करना है तो हम इसमें 7 का भाग दे देते हैं तो आ जाता है 8 भाग 7। 896 में हम 896 में हम 7 का भाग देते हैं तब आ जाता है 1 7 7 19 7 2 14, 5 6 7 8 56 0 यानी 128। 896 में 7 का भाग कितने आ जाएगा 128, यानी n इजिकल टू 128। यानी हमारे जो 105 है और 105 और 994 इन दोनों को अगर हम शामिल करके गिनते हैं तब हमारे 128 संख्या एडी है, 128 संख्या ऐसी हैं जिसमें हमारे 7 का भाग पूर्ण रूप से जाता है। यही बात हमें पूछी गई थी 7 से विभाज्य संख्याओं का संख्या कितनी है, यह आ जाती है संख्या है वो है 128। 128 संख्या ऐसी है जिसमें हमारा 7 का भाग है वो संपूर्ण रूप से जाता है और संख्या 3 अंकों में है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में हमें दिया गया है 10 और 250 के बीच में 10 व 250 के मध्य चार के कितने गुणज हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारा जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के समान है। उसमें 7 से विभाजित पूछी थी, इसमें 4 से विभाजित, 4 के गुणज यानी जिसमें हम 4 का भाग जा सकता है, चाहे उसको गुणज कह दो, चाहे विभाज्य कह दो, चाहे 4 से विभाजित कह दो, हम तीनों को एक ही बात है। तो हो जाता है इसका हम 4 से विभाज्य संख्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले 10 में 4 का भाग जाता नहीं है, 10 में 4 का भाग 2 और 8 शेष बच जाते हैं 2। अब हम करते हैं 11 में भी नहीं जाता है, पीछे 3 बच जाते हैं 12 में 8 का भाग 4 का भाग है वो संपूर्ण रूप से जाता है। तब हमारा प्रथम पद है वो तो हो जाता है कितना 12, प्रथम पद है वो हो जाता है 12। 4 से
विभाजित संख्या जो 10वें 250 के मध्य हो। यह बात दी गई 10 और 250, तब सबसे पहले आ जाता 12। अब हमें 4 से विभाजित देखनी है, तो आप इसमें भाग दे के आगे देख लो, या फिर इसमें सीधा 4 ऐड कर दो, क्योंकि उसमें सारांतर हमें 4 ही बताना है। 4 से विभाजित होगी तभी उसका सारांतर 4 4 होगा, तभी तो वो 4 से विभाजित होगी। तो आ जाता है 16 20 डैश डैश डैश। अब हमें लास्ट वाली दो संख्या का पता कर लेते हैं। 250 है, हमें कितना दिया गया है अंतिम संख्या 250। 250 में हम देखते हैं 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है 6 बार 24, इसे बच जाते हैं 10। 10 में जाता नहीं है, तो हमें यहाँ पर 6, 10 में जाता नहीं है, 10 में भी जाता है। 10 में 4 का भाग जाता है 2 बार 8, पीछे बच जाते हैं 2 शेष बच जाते हैं। तब ये तो होगी नहीं, ये नहीं होगी, तो हम करते हैं यहाँ पर इससे एक संख्या हमें कम करनी है, क्योंकि 250 से आगे नहीं जाना है, 250 से हमें पीछे रहना है। तब आ जाता है 49 24, तब यहाँ पर बच जाता है 24 में 24 0 9 9 में तब 1, ये भी नहीं हो रही है। पीछे हम करते हैं 8 में 8 का भाग 8 में 4 का भाग जाता है, तो हो जाता है 62। यानी 248 में 4 का भाग संपूर्ण रूप से जाता है, और वो तब मान आता है कितना 62। तब एक अंतिम वाली संख्या हो जाती है 248। 248 में से 4 कम कर दो 244। यानी अंतिम वाली 2 संख्या लिख लेते हैं और प्रथम वाली 3 संख्या लिख लेते हैं। अब हमें a का मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है, a का मान 12, d का मान हम कर लेते हैं 8 - a1, d इजिकल टू 8 का मान 16 - 12, d इजिकल टू 4, d का मान आ जाता है। अब हमें कितना n का मान बताना है। an का मान है, जो अंतिम पद होता है वो हम an मान लेते हैं। an का मान है 248। अब हम उस सूत्र में इन उपयुक्त मानों को रखते हैं। an इजिकल टू a प्लस n - 1 d। an का मान हमें दिया गया है कितना है 248। 248 बराबर a का मान है वो है 12 प्लस n - 1, d का मान है वो कितना है 4। तो आ जाता है 248 इजिकल टू 12 प्लस 4n - 4। 12 में से 4 गए, पीछे बचते हैं 8। 248 इजिकल टू 12 प्लस 12 नहीं, यहाँ पर आ जाता है 8 प्लस 4n। इसका हम पक्षांतरण कर देते हैं। इधर प्लस किया, पक्षांतरण करने पर हमारा चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तब आ जाता है 248 - 8 इजिकल टू 4n। 248 में से 8 जाते हैं, तब बच जाते हैं 240 इजिकल टू 4n। n का मान हमें याद करना है, तब आ जाता है n इजिकल टू 240/4। इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो हमारा n का मान प्राप्त हो जाता है। 24 में हमें जानते हैं 4 का भाग 6 बार जाता है और 0 का 0, तब आ जाता है n इजिकल टू 60। यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जिसमें 40 का भाग संपूर्ण रूप से जाता है, या फिर वो 40 से 4 से विभाजित है। 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग संपूर्ण रूप से जाता है, या फिर वो 4 से विभाजित है, या फिर वो 4 के गुणज है। चाहे तीनों में से कोई सी बात